स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कल्पना कीजिए कि एक देश का प्रधानमंत्री 2 हफ्ते के भीतर दो एकदम अलग यानी कि एकदम कंट्रास्ट तस्वीरों में आपके सामने नजर आता है। पहली तस्वीर में वो अपने एक पड़ोसी देश के जो सर्वोच्च नेता हैं उनके जनाजे में शामिल होता है, पूरे सम्मान के साथ दुख भी जताता है ना। और दूसरी तस्वीर में उसी पड़ोसी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके सर्वोच्च नेता के साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है और वो दुश्मन उसकी तारीफ कर रहा है और इसके दोस्त की लगातार बुराई कर रहा है और ये देश बैठ के सुन रहा है एकदम शांत तरीके से। क्या कहेंगे आप ऐसे? अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये एक सच्चाई जैसा दिख रहा है। इराक जो लगभग पिछले 10 से 12 वर्षों में ईरान की तरफ झुका हुआ था, कुछ ऐसा लग रहा है कि वो वापस से अब यूएसए यानी कि अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और इसी प्रयास में इराकी प्रधानमंत्री धर लिए गए जो तस्वीरों में दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जो इराक के प्रधानमंत्री हैं अली अल जैदी जो हैं, क्या वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं? क्या इराक अब ईरान से दूर जाकर अमेरिका के खेमे में मिलना चाह रहा है, यह जानते हुए कि यही अमेरिका आज से लगभग 2 दशक पहले इराक की बर्बादी का कारण बना? या अभी भी ऐसा लग रहा है कि इराक के ये प्रधानमंत्री किसी मजबूरी के कारण झुके हुए हैं? हम इस पे ही आज विस्तार से बात करेंगे और हम 2 दशक पीछे भी जाएंगे और उस रियलिटी से आपका तारुफ कराने का प्रयास करेंगे। आपको भी पता चले कि दरअसल ये एंगल किधर ट्विस्ट हो रहा है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत से इंफॉर्मेशंस और बहुत से जियोपॉलिटिक्स आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो इसी हम कहानी को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। मेरा टेलीग्राम है टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए। जो मेरे पीडीएफ्स हैं वो यहीं पे अपलोड होते हैं, यहीं पे मेरे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी लगातार। अगर कोई छूट जाता है तो हिंदी ऑप्शनल, यूपीएससी सारा डिस्कशन यहाँ पे होता है। बाकी इंस्टाग्राम @विकास लाइव, यहाँ पे भी जुड़ जाइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और कोई भी कंफ्यूजन रहा करे, ये ग्रुप हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, आप यहाँ पे हमेशा से जुड़ सकते हैं। बाकी बस इतना बताता चलूं कि 21 तारीख से यानी कि 21 जुलाई को एडमिशन खत्म हो रहा है हमारे जो P2I बैचेस हैं, यानी कि जो हमारा स्मार्ट टेक्निक से इंटीग्रेटेड P2I बैच है, जो नया बैच है, 21 तारीख को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि 21 तारीख से पहले जुड़ जाएं इस बैच से। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए विकास लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहां पे प्राप्त होगा। ठीक है, क्या है ये जो हफ्ता गया ना, ये समझ नहीं आया, जिसकी शुरुआत मैंने की। शुरुआत में इसी की बात में कर रहा था कि एक तरफ तो 7 जुलाई को जब जो खामनेई साहब का जो अंतिम जो जुलूस था, जो जनाजा जा रहा था, उसमें तो जैदी साहब अग्र रूप से खड़े थे, शोक संतप्त दिख रहे थे। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 14-15 जुलाई को हम क्या देखते हैं कि वो ट्रंप के साथ हाथ मिला रहे हैं। ट्रंप भी उनको बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बड़े ही हैंडसम हो, बड़े ही स्मार्ट हो, इस प्रकार की बातें। और जब ईरान की बुराई हो रही है तो वहां पे उनकी शांति भी देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं एक अलग दिशा की तरफ जाने का प्रयास करता है। जो सबसे एक लॉजिकल सा प्रश्न उठता है, क्या इराक दोनों तरफ से खेल रहा है? ये झुकाव है या मजबूरी है? क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पे अगर वो यूएसए के साथ इतना क्लोज है तो ईरान से दूर हो जाएगा, है ना। इतिहास की बात देखें तो 2003 के बाद से जो वहां पे इराक में गहमा गहमी चल रही है, असंतुलन चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं यहां पे यानी कि इराक के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। एंड एट द सेम टाइम एक बार फिर से, क्योंकि एक बफर स्टेट के तौर पे इराक फंसा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ यूएसए का फोर्स जो 2 दशक पहले से लगा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान जिसका ठीक ठाक प्रभुत्व है किसमें? इराक पे इस समय अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए अगर हम घटनाक्रम को देखें, इसी घटनाक्रम को जिसकी मैंने बात की, तो फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के जो अयतुल्ला खुमैनी साहब होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है ना। मई 2026 में अली अल जैदी जो है वो इराक के पीएम बनते हैं, है ना। ट्रंप बहुत समर्थन करते हैं बाहर से इनको। फिर अगर हम देखें तो जून 2026 में अमेरिका ईरान में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है और इराक में जो सरैया अल सलाम मिलिशिया थी, जो बेसिकली ईरान डोमिनेटेड थी, यानी कि ईरान का बहुत असर था, उसने अपने हथियार सौंप दिए
एंड फिर जुलाई 7 को हम देखते हैं कि खamenei साहब के जनाजे में प्रधानमंत्री दिखते हैं। जस्ट एक हफ्ते बाद वो ट्रंप के साथ दिखते हैं और बेसिकली प्रश्न यहीं पे खड़ा हो रहा है कि ये चीजें क्यों हैं और इसके निहितार्थ क्या हैं, इस पे ही हम देखते जाएंगे। देख लेते हैं। अब अगर आप बात करें वॉशिंगटन समझौते की, तो ऐसा लगता है कि जो जैदी साहब हैं, अमेरिका के ट्रंप साहब ने कह दिया कि आप चैंपियन हैं, तो चैंपियन महसूस भी कर रहे हैं। है क्या कि जैदी साहब तेल उत्पादन को बढ़ाने की तरफ कहीं ना कहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईएमएफ से $8 अरब के कर्ज की बात की है। शायद उनको ऐसा लगता है कि ये कर्ज हमें जल्दी मिल पाएगा अगर अमेरिका का दखल होगा तो। उसके अलावा 30 सितंबर 2026 तक उन्होंने क्या कहा कि इराक से, क्योंकि इस बात को लेकर भी बात हुई है और अमेरिका ने इस बात की पूरी तरीके से अफर्मेशन दिया है कि हम सभी सैनिकों को, यानी कि अमेरिकी सैनिकों को इराक की धरती से वापस बुला लेंगे, जो कि 23 साल से वहां पे मौजूद थे और वर्षों से इराक के लोग कह रहे थे कि ये अमेरिकी कब जाएंगे। इनफैक्ट बहुत से मिलिशिया ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोकल फोर्सेस हैं जो इस बात के लिए ही लगातार बंदूक उठाए हुए हैं कि अमेरिकी यहां से जाएं। और तीसरी बात क्या है, जो जैदी हैं उन्होंने एक जो मिशन अपना बताया है लोगों को कि अमेरिका के सैनिक यहां से बाहर जाएं और अमेरिकी कंपनी अंदर आए, यानी कि हमारे यहां शांति भी हो और हमारे यहां विकास भी हो। कुछ इस दिशा में जैदी साहब अपने लोग के, जो अपने यहां के लोग हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो जो रक्षा मंत्री, जो अमेरिका रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, पीट हेग्सेथ, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक चीज कहा। जब हम कूटनीति के सेंस में कहते हैं तो उन्होंने कहा कि इराक जो है ना, अगर वो अपनी संप्रभुता, सोवरेनिटी साबित करना चाहता है तो वो क्या करे, जो भी ईरान समर्थित मिलिशिया है या ईरान समर्थित वहां पे सेनाएं हैं, उनको डिसआर्म करे, उनसे एक प्रकार से समस्त उनके हथियार भी वापस ले और उनको अपनी धरती से बाहर करे। और आप सबको पता होना चाहिए कि 2003 में जब सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया जाता है, जिस कारण से हटाया जाता है, उसके बाद से ही विभिन्न प्रकार की मिलिशिया आपको देखने को मिलेगी और एक लगभग 60%, चूंकि इराक में एक बड़ी आबादी शियाओं की है, ईरान शिया बाहुल्य मुल्क है और इसलिए उसका थोड़ा सा झुकाव इराक की तरफ था। और इस बाबत इराक में बहुत सी ऐसी सेनाएं हैं लोकल लेवल पे भी जो ईरान के समर्थन के साथ है और शिया बाहुल्य है ना। तो इस प्रकार की, तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन लगाई गई कि ईरानी सेनाओं को हटाओ यहां से, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इराक के लिए चुनौती सी लग रही है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों हो रहा है ये सब। हम सबको पता है, वो हम सबने वो वीडियो भी देखा था सद्दाम हुसैन का। तो 2003 में जो बुश साहब थे, जो बुश द जूनियर, जो सेकंड वाले थे, उन्होंने क्या किया था, सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया था, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। कारण बताया था कि भाई बहुत सारे सामूहिक विनाश के हथियार हैं उनके पास में, जो कि बाद में प्रूव भी नहीं हुआ था, बाद में निकला भी नहीं था। और सद्दाम जो थे वो बेसिकली सुन्नी प्रभुत्व वाली सत्ता को वहां पे रूल कर रहे थे। उनके जाने के बाद से चूंकि वहां पे 60% शिया आबादी थी, वो भी थोड़े से रिलैक्स्ड हुए और कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट ही ईरान का टिल्ट भी इधर आ गया, क्योंकि ईरान भी शिया बाहुल्य देश है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो इराक की जो 60% शिया आबादी थी उसको राजनीतिक ताकत मिली, क्योंकि सुन्नी जो सत्ता के केंद्र में थे सद्दाम हुसैन, वो जा चुके थे। यहां पे जो शिया बहुल जो ईरान है, वो मौके का उसने फायदा उठाया और वो कहीं ना कहीं इराक की राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू किया और बहुत से ईरानी सशस्त्र समूहों ने या ईरान बैक्ड, ईरान द्वारा समर्थित सशस्त्र समूहों ने इराक पे घुसपैठ कर दी, अपनी पैठ बनानी वहां पे शुरू कर दी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अगर आप पीएमएफ की बात करें, पीएमएफ का नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, यानी कि शॉर्ट में पीएमएफ कहते हैं। आपने निश्चित तौर पर इसके चर्चे सुने होंगे। था क्या कि इराक की स्थिति बहुत गिरती जा रही थी पोस्ट सद्दाम हुसैन, जो इंसिडेंट हुआ जब उनकी मृत्यु हुई, और कहीं ना कहीं जो इस्लामिक स्टेट था उसने इराक पे ठीक ठाक कब्जा जमा लिया था। वहां के लोग, वहां के जो पुराने जो सत्तासीन लोग थे, वहां के जो लोग थे, वहां के जो धर्मगुरु थे, वो सभी बहुत घबराहट में थे कि यार इस प्रकार से तो हमारे देश का समूल नाश हो जाएगा। तो वहां के लोग जो थे, यानी कि जो ईरान के युवा थे, उन्होंने स्वयं सेवक के तौर पर जो बंदूक उठाई, तो एक ग्रुप बना जिसको पीएमएफ कहते हैं, यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस कहते हैं।
2014 में ये बनी, आप देख सकते हैं, और धीमे धीमे वो मेन स्ट्रीम इराकी सेना का पार्ट बन गई। लेकिन अभी भी इस जैसे हम ऊपर से तो हम इसको पीएमएफ देख रहे हैं, पर अंदर इसके भी बहुत सारे गुट हैं और अभी भी उनका टिल्ट ईरान की तरफ ही है। ये थोड़ी सी बड़ी बात है। और मेजरली अगर देखा जाए तो जो अस्त्र शस्त्र हैं वो पीएमएफ के पास ही ज्यादा है। सत्ता यानी कि जो प्रधानमंत्री साहब हैं सेना की तरफ से उतने निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि सेना का झुकाव ईरान की तरफ है, यानी कि पीएमएफ का झुकाव है। और अगर कागजी सच को देखें तो 2016 के बाद से औपचारिक रूप से जो इराक का जो रक्षा ढांचा है वो प्रधानमंत्री के अधीन है, लेकिन अगर आप देखें तो मेजरली कई छोटे मोटे गुट हैं जिनमें से बहुत सारे ईरान द्वारा समर्थित हैं, वो दरअसल वहां पे सुरक्षा सत्ता को देख रहे हैं। तो इराक के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी भी हो सकती है ना। यहां पे पॉइंट भी अगर आपको दिखाऊं तो जो इराक के पास जो हथियार है उनका एकाधिकार नहीं है, ये एक डर की बात है जो इराक के प्रधानमंत्री साहब हैं उनके लिए। ठीक है, अब हुआ क्या, समय के साथ हुआ क्या कि ये जो इराकी समर्थित सेनाएं ईरान समर्थित सेनाएं थी तो शिया बाहुल्य ही, लेकिन जो लोकल शिया थे वो नाराज हो गए, है ना। शिया समुदाय में भी असंतोष हुआ यार कि क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हुआ जा रहा है, हमारे देश का इतिहास नष्ट हुआ जा रहा है, विकास की तरफ न जाके हम पिछड़ते जा रहे हैं, क्यों हो रहा है। इसको लेके क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा नाराजगी उफनती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अक्टूबर 2023 के बाद से चले क्षेत्रीय, मैं स्टेटमेंट इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कई बार हमें स्टेटमेंट एज इट इज पहले समझने होते हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से चले क्षेत्रीय युद्ध ने ईरान के जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं उसको कमजोर कर दिया है, और इराक में यह सबसे साफ दिख रहा है। ये यूएस फॉरेन अफेयर्स इस बात को बार बार कह रहा है। ये क्यों कह रहा है, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये वही छोटी छोटी सेनाएं हैं जो ईरान समर्थित हैं और इराक की तरफ से फाइट कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि अब वो कमजोर हो रही हैं और यूएसए चाहता है कि वो और ज्यादा कमजोर हो जाए। ठीक है, अब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान इराक में दो रूप से बहुत मजबूत था, एक राजनीतिक रूप से, दूसरा सैन्य ताकत के रूप से। सैन्य ताकत की बात किया जाए तो वो अब कमजोर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो सरिया अल सलाम मिलिशिया है उन्होंने अपने जो हथियार हैं वो डाल दिए हैं, तो सैन्य रूप से ईरान कमजोर सा दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग एक बड़ा ईरान समर्थक गुट है जो अभी भी वहां की राजनीति में ऑलमोस्ट 1/4 जो वहां के संसद सदस्य के रूप में आपको दिख सकते हैं, है ना। ताकतवर जो ईरान समर्थक गुट है, असाइब अल हक जो कहते हैं, उन जो मतलब ये दो स्तर पे क्या हुआ, जो मिलिशिया थे लोकल लेवल पे जो ईरान समर्थित थे उन्होंने तो हथियार डाल दिए, तो सैन्य ताकत तो ईरान की कमजोर हो गई है इराक में। लेकिन राजनीतिक स्तर पे बात किया जाए तो अभी भी वहां की मिलिशिया है वहां पे, है ना। इसको हम अभी देखेंगे भी। यहाँ पे अभी 1/4 जो इराक के सांसद हैं या जो नेता हैं वो अभी भी ईरान समर्थित ही हैं, है ना। खैर, अब कूटनीतिक संतुलन कैसे स्थापित करने की बात हो रही है। देखिए, उसको अमेरिका की भी जरूरत है, अर्थव्यवस्था इराक की बहुत खराब है, उसको ईरान की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस दोनों आपस में शेयर करते हैं, वर्षों पुराना इनका बॉन्ड रहा है, शिया शिया बॉन्ड भी रहा है। ऐसे में जो जैदी हैं वो या तो यानी कि आइदर और वाली राजनीति नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं दोनों तरफ को बैलेंस करना ही होगा, किसी एक को चूज नहीं कर सकते। रियलिटी तो ये है, क्योंकि ईरान के दूर जाएंगे तो पड़ोसी है, कभी भी वो जब आसपास के देशों में हमला कर सकता है तो आपको भी वो रगड़ सकता है। अमेरिका से दूर जाने की तो बात ही नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी अमेरिका इनको तबाह तो कर ही चुका है ना। अब अगर हम चुप्पी की कूटनीति की बात करें तो क्या है, देखिए यहां पर अगर आप देखें तो दो चीजें आपको हैं कि पहली बात तो कि जो जैदी जो थे उन्होंने लिखा है ना कि ईरानी अधिकारियों से सीधे पूछा कि क्या अपने देश में ऐसी मिलिशिया बर्दाश्त करेंगे। ऐसा लगता है कि वो अमेरिकी दबाव में कह भी रहे हैं, और अगर आप तार्किक रूप से देखें तो ये कहना बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाई इराक में किसी भी देश में किसी और देश की मिलिशिया या सेना लगातार एक्टिव है, किसी को भी बुरा लगेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे यहां हमारी सेना होती तुम्हें अच्छा लगता। दूसरी बात देखा जाए तो जब ईरान ने कुवैत पे और बाकी मैंने बताया ना बहरीन वगैरह पे हमले किए तो बाकायदा इराक ने इसकी निंदा भी की थी। इराक का कहना है कि होगा तुम्हारा प्रभुत्व हमारे तरफ पे, सब पर सरकारी तौर पे हम इसकी निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ठीक है, एक और एंगल क्या है कि जब ये बात हो रही थी दोनों लोगों में और ईरान बार बार ईरान की बुराई किए जा रहे थे और जो उनकी नौसैनिक नाकेबंदी है उस प्रकार की जो हमले की बात कर रहे थे ट्रंप साहब, जैदी साहब चुप थे और सुन रहे थे। दो चीजें लग रही थी कि क्या है कि वो ईरानी विरोध के बावजूद, क्योंकि ईरान तो यूएसए के अगेंस्ट में ही है, वो अमेरिका के करीब जाने को लेके गंभीर हैं, यानी कि अपने यहां पे अपने देश में विकास लाने को लेके गंभीर हैं। यानी कि जो यंग एंड हैंडसम वाला उनको स्टेटमेंट दिया गया वो उसको उन्होंने बड़े ही पॉजिटिवली लिया और
निश्चित तौर पे ये बहुत वायरल भी इमेज हो रही है, ये स्टेटमेंट भी बहुत इमेज हो रहा है, और निश्चित तौर पे ईरान के लिए तो मैसेज चला गया है कि जो उनका क्लोज अलाई था, जहां पे उसका प्रभुत्व था, वो कमजोर हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और बात देखें कहानी में, क्या एकदम से अब सभी ईरान समर्थित सेनाएं वहां से दूर जा चुकी है? नहीं, अभी भी बहुत सी कट्टर सेनाएं वहां पे हैं। कट्टरपंथियों ने क्या कहा, जैसे हम कादब हिजबुल्लाह की बात कर ले तो उन्होंने क्या कहा, जो ईरान समर्थक गुट है वो कह रहा है कि हम हथियार तो नहीं डालने वाले गुरु, हम अमेरिका के दबाव में नहीं डालेंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका सेना नहीं चली जाएगी हम तब नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिका ने कह दिया है कि हम अपनी सेना को बुला लेंगे, अब देखते हैं वो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। धमकी है कि अगर ईरान पर युद्ध थोपा गया, मतलब कि अगर इराक बनाम ईरान हुआ या इराक का इस्तेमाल किया गया ईरान पे हमला करने के लिए, तो जो इराक में ईरान समर्थित सेनाएं हैं वो इराक का नहीं ईरान का साथ देंगे। इराक ईरान में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आराम से आप स्पीड स्लो करके भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इराक ईरान में युद्ध हुआ तो हम ईरान का साथ देंगे, भले हम इराक में रह रहे हैं और इराक के लिए काम कर रहे हैं ना। ये कट्टरपंथियों का कहना है ना। अब है कि क्या ये शिफ्टिंग है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि क्या ये शिफ्टिंग है, कि ऐसा तो नहीं कि ये जो ईरान से हथियार छीने जा रहे हैं ये किसी और देश के हाथ में आ रहे हैं। जैसे अब जिन मिलिशिया ने हथियार सरकार को सौंपे हैं, अगर उसकी बात देखी जाए तो वो जो सेनाएं हैं ईरान समर्थित, संसद में लगभग 25% सीटें उनके हाथ में हैं और मंत्रिमंडल में भी बड़ी हिस्सेदारी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कहने को हमने निरस्त करा दिया, कुछ सेनाओं को ईरान भेज दिया, पर उनके समर्थक, उनके कोर लीडर्स तो अभी भी संसद में ही हैं, इराक की संसद में ही हैं। तो इज इट अ शिफ्टिंग या सिर्फ एक नजरिया है जो वास्तविकता में शिफ्ट नहीं दिखा रहा है? तो जब तक पुराने नेटवर्क पूरी तरीके से नहीं चले जाएंगे, संसद में ईरान समर्थित लोग रहेंगे, हम कह ही नहीं सकते कि ईरान इराक से जा चुका है या ईरान का वर्चस्व इराक पे कम हो चुका है ना। चलिए अगर हम संप्रभुता की लड़ाई की बात करें तो 3 मोर्चों पे अगर देखा जाए तो क्या है कि सैन्य स्तर पे देखा जाए तो जो पीएमएफ का स्वतंत्र संचालन है वो एक चुनौती की बात है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसमें ईरान का बाहुल्य है और लगभग 80% सुरक्षा का पूरा जो दायरा है, अस्त्र शस्त्र है, वो पीएमएफ के पास है। लक्ष्य क्या है कि कहीं ना कहीं जैदी साहब सोच रहे होंगे कि जो अस्त्र शस्त्र हैं उस पर हमारा पूरा अधिकार आ जाए। दूसरी बात, हम आर्थिक स्तर पे देखा जाए तो खजाना खाली हो चुका है, लोकतंत्र बहुत पहले ही उसकी मिट्टी पलीद हो चुकी थी वहां पे। तो अब तेल पे निर्भरता है, इसको बेहतर करेंगे, लोन लेंगे, स्थितियों को और बेहतर बनाएंगे, योजनाएं लाएंगे, स्कीम्स लाएंगे, देशों से कनेक्शन बढ़ाएंगे। तीसरी बात, राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो मैंने बताया कि मिलिशिया दल जो हैं, जो सेनाएं हैं ईरान प्रभुत्व वाली, 25% संसद में उनकी भी हिस्सेदारी है। कहीं ना कहीं आंतरिक विरोध से निपटना भी एक बड़ी चुनौती होगी अगर हम बात करें तो जैदी साहब के लिए। अब शॉर्ट में देख लेते हैं कि भारत के लिए क्यों मायने रखता है। देखिए, भारत इराक से बड़ी मात्रा पे तेल मंगाता ही है, शीर्ष तेल आपूर्ति करता है। हॉर्मुज जल डबरू मध्य के यूज भी उस मतलब इराक की तरफ जाएंगे तो भी हॉर्मुज का यूज है, तो दोनों देशों में शांति रहेगी, तो भारत की तरफ तेल आता रहेगा। तीसरा, खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी हैं, उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना होगा और हमें इससे सीखना होगा कि खुद ईरान का पड़ोसी जिसपे ईरान का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, वो अगर यूएसए के साथ ओपनली डील कर रहा है तो हमें भी मल्टी लेवल पे, अलग अलग स्तर पे विविधीकरण, न सिर्फ बाजारी विविधीकरण बल्कि हम जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी विविध आयामों को देखना होगा, चूज करना होगा। ये हमारे लिए एक बड़ा लेसन है यहाँ पे जिसको हमको देखना होगा। ठीक है, कुछ जो डेफिनेशंस को मैं शॉर्ट आसान भाषा में समझाता हूं, शब्दावलियां रहती हैं, उसको पीडीएफ से मेरे देख लीजिएगा, मैंने इसमें जोड़ दिया है। प्रश्न एक और है, इस प्रश्न का उत्तर देते जाइए, उसके बाद अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा कि क्या सोच रहा है भारत का यूथ इस कनेक्शन को लेके इराक प्लस यूएसए के, है ना। प्रश्न है, पीएमएफ के संदर्भ में सही कथन चुने। यह 2003 में अमेरिकी आक्रमण के बाद बनी सेना है। बी, यह 2014 में आईएसआईएस के विरुद्ध बना गठबंधन है। सी, इसका गठन संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में हुआ था। डी, यह वर्तमान में इराकी सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है। ए, बी, सी, डी में से उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइएगा। इसका आंसर आपको मेरे पीडीएफ में, जो मेरे टेलीग्राम पे है, वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अपनी राय भी देते जाइएगा कि क्या ये ईरान के लिए एक सिग्नल है और इराक सही कर रहा है, या बाद में इराक की वही दशा होगी जो 2 दशक पहले हुई थी। आपका इसमें अंतर क्या है बताते जाइएगा। चलिए
18 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू है, आप सबको पता है, मैं ही पढ़ाता हूं। हिंदी साहित्य से अगर आपको जुड़ना है तो आप विकास लाइव कोड के साथ जुड़ सकते हैं। नाटक, ये जो नाटक हैं साहित्य में सारे, उनसे ये सिलेबस शुरू हो रहा है, तो इससे जुड़ना है तो आप मेरा कोड विकास लाइव लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 18 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। बाकी ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे प्राप्त होगा। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, यहाँ पे भी आपका स्वागत है। स्कैन करिए, जुड़िए यहाँ पे, है ना। और दूसरी बात कि कमेंट करते जाइएगा, क्या लगता है कि जो मिडिल ईस्ट है उसकी राजनीति परिवर्तित हो रही है या वही ढाक के 3 पात रहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।